बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्वीटवेस्ट पब्लिक स्कूल। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म किस तरह से होते हैं, बनते किस तरह से हैं। जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं या इसी क्लास में प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़ के आए हैं कि जो हर चीज़ है दुनिया में वो किससे मिलकर बनी है? मैटर से मिलकर बनी है। मैटर वो चीज़ है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है या मैस होता है किसी भी चीज़ का। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एटम। एटम आपके पास बेसिकली जब क्योंकि दुनिया में हर चीज़ जो है वो एक प्रोसेस में है, रिएक्शंस में है, तो ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्डिंग में आना प्रेफर करते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के अलावा जो बाकी के एटम्स हैं वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए बॉन्डिंग में आना प्रेफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी चीज़ को जोड़ना है, जैसे दो चीज़ें आपके पास, उसको जोड़ने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप दो पेजेस को जोड़ रहे हैं, दो पेपर जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ग्लू की ज़रूरत होती है, गम की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब हम दो एटम्स को जोड़ रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास किसी बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है, कनेक्शन की ज़रूरत होती है। वो बॉन्डिंग किस तरह की होती है, वो कनेक्शन किस तरह का होता है, ये सारी डिटेल हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड बेसिकली इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन जब आपने दो चीज़ों को एक दूसरे के करीब लाना है तो वहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को होल्ड करके रखती है एक सब्सटेंस की फॉर्म में, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर हमने इससे एक कंपाउंड बनाना है, एक मॉलिक्यूल बनाना है, यानी HCl बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक रिएक्शन होगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, जिससे इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इसको होल्ड करके एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में इकट्ठा कर देगी। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली हमारे पास क्या है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को कंबाइन करती है। अब ये तो क्लियर हो गया कि दो एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो किसी फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंबाइन होते हैं, जिसको हम केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। लेकिन ये कंबाइन क्यों होते हैं? ऐसी क्या ज़रूरत आती है कि एटम को बॉन्डिंग में आना पड़ता है? उसको जो है वो इंडिपेंडेंट, उसके लिए सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होता, इंडिपेंडेंटली वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसको बॉन्डिंग में आना पड़ता है फॉर सर्वाइवल। ठीक है, हर चीज़ सर्वाइवल के लिए होती है ना, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें सर्वाइवल के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास क्यों बॉन्डिंग होती है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स टेंड टू बिकम स्टेबल। हर चीज़, जैसे कि मैंने अभी सर्वाइवल का वर्ड यूज़ किया कि हर चीज़ सर्वाइवल के लिए ही होती है, तो उसी तरह एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग में आते हैं। अब ये स्टेबिलिटी क्या चीज़ है? स्टेबिलिटी अगर हम सिर्फ एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी क्या है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि उनके जो शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी तादाद। तो अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हर एटम की कोशिश ये होती है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हो जाए। नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आपके पास जितनी भी नोबल गैसेस पाई जाती हैं वो बॉन्डिंग में नहीं आती। उसकी रीज़न क्या होती है? दे ऑलरेडी हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स। उनके जो वैलेंस शेल हैं वो ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड हैं, उनको मज़ीद बॉन्डिंग में आने की ज़रूरत नहीं होती। एटम बॉन्डिंग तभी करता है जब उसके वैलेंस शेल में स्पेस होगा या वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इसी वजह से वो वैलेंस शेल को, सबसे बाहर वाले शेल को स्टेबल करने के लिए बॉन्डिंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे आपके पास है नियॉन। नियॉन एक नोबल गैस है, ठीक है, इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर यहाँ पे नियॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो आपके पास जो पहला शेल है, के शेल,
उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। अगर किसी एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो किस रूल को फॉलो करता है? डुप्लेट रूल को। एटम्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, फॉर एग्जांपल अगर उसके बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल ही ये वाला है, के शेल अगर उसका आउटर मोस्ट शेल है, तो उसको स्टेबल करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हीलियम के केस में है, अगर यहाँ पे हम हीलियम की बात कर लें तो हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पहले शेल में आ गए और हीलियम स्टेबल हो गया। इसके पहले शेल में अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, इसको मजीद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स जितने आ सकते थे मैक्सिमम वो मिकदार तो पूरी हो चुकी है। इसकी वजह से इसको बॉन्डिंग में आने की जरूरत ही नहीं है और इसी वजह से हीलियम मजीद बॉन्डिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इस रूल को हीलियम जो है बेसिकली, क्योंकि उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि एटम किसको फॉलो कर रहा है? डुप्लेट रूल को। डुप्लेट रूल का मतलब होता है एनी एटम दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल फॉलोज द डुप्लेट रूल। कोई भी एटम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। उसी तरह सेकंड है आपके पास ऑक्टेट रूल। अब एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फॉलो करेगा ऑक्टेट रूल को। जैसे कि अभी हम नियॉन की एग्जांपल देखने लगे थे, नियॉन के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में, के शेल में उसके आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, पीछे कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे हम सेकंड शेल ड्रॉ करें तो एल शेल को स्टेबल होने के लिए चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन के पास 8 मौजूद है। 8 एल शेल में और 2 के शेल में, तो इसी तरह से उसके 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हो गए, तो नियॉन क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो बेसिकली ये किसको फॉलो कर रहा है? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो कोई भी एटम नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए यानी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कि उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, इसी वजह से बॉन्डिंग में आता है। अब नोबल गैसेस को जरूरत ही नहीं होती बॉन्डिंग में आने के लिए, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हो चुके हैं, इनको स्टेबिलिटी अटेन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी स्टेबिलिटी अटेन कर चुके हैं। तो इसी वजह से नोबल गैसेस जो हैं वो इनर्ट होती हैं और ये रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है और इनको मजीद ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है, ना गेन करने की जरूरत है और ना ही शेयर करने की जरूरत है। 3 तरीके होते हैं ना कि एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल होने के लिए, या गेन करेगा, या शेयर करेगा, बट यहाँ पे एटम को जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो तो ऑलरेडी डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अगर एटम डुप्लेट रूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्यों? या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या ज्यादा है, या फिर वो उसको शेयर करके कंप्लीट करेगा, देन इलेक्ट्रॉन जो है या सॉरी एटम जो है वो बॉन्डिंग के अंदर आएगा, ठीक है, तब वो बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हाइड्रोजन के शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन नहीं, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसका के शेल स्टेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना मस्ट है। अब इसी तरह से तो ये अब ये बॉन्डिंग में जा सकता है क्योंकि इसको स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी चाहिए। अब बॉन्डिंग में जाने के लिए ये कोशिश करेगा या तो कोई एटम इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या फिर ये अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, बट हाइड्रोजन के पास बेसिकली जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो लूज करना प्रेफर नहीं करता, शेयरिंग करना प्रेफर करता है ताकि जो है वो स्टेबिलिटी के अंदर आ जाए। अब दूसरी तरफ हम लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसके सबसे फर्स्ट शेल की बात करें तो पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स,
सेकेंड शेल में आते हैं आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 और 2 10, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे। जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से होती है, K में 2, L में 8 और M में भी हमारे पास 8 होते तो M स्टेबल हो जाता, बट इसके पास 7 है। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है क्लोरीन को तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। शेयरिंग से क्या होगा कि हाइड्रोजन का भी K शेल कंप्लीट हो जाएगा, बॉन्डिंग में आने की वजह से, एक उसका अपना, एक क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन के भी पूरे हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा, और क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। उसके 8 पूरे हो जाएंगे वैलेंस शेल में और उसके 2 पूरे हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो HCl का कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से कि हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरह हाइड्रोजन का K शेल कंप्लीट हो गया और यहाँ से आपके पास क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने से। तो ये टॉपिक था आज का हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हम केमिकल बॉन्ड्स की फर्दर टाइप्स और डिटेल्स की तरफ जाएंगे। आप इसको देखिए लेक्चर को, इंशाल्लाह आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।